प्रभात खबर का संपादकीय सुन रहे हैं 19/12/2022 का। अभी हम देख रहे हैं जैव विविधता पर ध्यान। कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 में भारत ने आशा व्यक्त की है कि इस बैठक में आम सहमति से ठोस निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पारिस्थितिकी के नुकसान की भरपाई करना तथा वैश्विक स्तर पर हो रहे जैव विविधता के ह्रास को रोकना लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस संबंध में भारत में हो रहे प्रयासों का उल्लेख भी किया। हमारा देश विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, कीट पतंगों, पक्षियों और पेड़ पौधों से समृद्ध है। धरती के संतुलन को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, मानवीय विकास, प्रदूषण तथा देखरेख के अभाव जैसे कारकों ने जैव विविधता को संकट में ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण, नदियों के उद्धार, नदी तटों की पारिस्थितिकी, वन जीव संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार आदि से संबंधित कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से जैव विविधता को बेहतर करने को सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया है। इस संबंध में सूचनाओं तथा तकनीकों के आदान प्रदान के लिए भारत अन्य देशों से सहकार भी कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर विकासशील देशों के प्रति जो रवैया विकसित राष्ट्रों का रहा है, वह जैव विविधता के मामले में भी दिख रहा है। विकसित ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं, पर अब वे उसकी भरपाई में आगे बढ़कर योगदान देने की जगह विकासशील देशों से ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं जिन्हें इन देशों की विकास गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारतीय पर्यावरण मंत्री ने उचित ही कहा है कि इस सम्मेलन में निर्धारित होने वाले लक्ष्य एवं कार्यक्रम महत्वाकांक्षी अवश्य हों, किंतु वे व्यवहारिक और यथार्थ पर आधारित भी होनी चाहिए। विकसित देश चाहते हैं कि भारत कृषि पर दिए जा रहे अनुदानों में बड़ी कटौती करे और उस धन को जैव विविधता के संरक्षण में लगाए। देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर आश्रित है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार है। ऐसे में कृषि अनुदानों में भारी तो क्या, मामूली कटौती भी हमारे आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा बनाए रखना भी भारत जैसे देशों के लिए बहुत जरूरी है। अब अगला है, बच्चों पर अपने सपने न लादें। ये लिख रहे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, प्रधान संपादक हैं प्रभात खबर के। मौजूदा दौर की गलाकाट, प्रतिस्पर्धा और माता पिता की असीमित अपेक्षाओं के कारण बच्चों को भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पहले तनाव और अवसाद सिर्फ वयस्क लोगों में होता था, लेकिन अब इसकी चपेट में बच्चे भी आ गए हैं। यह तनाव सबसे अधिक पढ़ाई को लेकर है।
मेरा मानना है कि आत्महत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है। हाल में कोटा से 3 छात्रों द्वारा एक ही दिन में अलग-अलग आत्महत्या की खबर आई है। इस खबर ने विचलित कर दिया इस खबर ने विचलित कर दिया। 2 छात्रों तो एक ही हॉस्टल में रहते थे और उनका कमरा भी पास पास ही था, जबकि तीसरा अन्य इलाके में रहता था। पुलिस के अनुसार अन्य बच्चों ने बताया कि आधी रात में एक बच्चा अपने कमरे में रो रहा था और उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। वह बीच-बीच में क्लास में नहीं जा रहा था, लेकिन किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि उसकी समस्या क्या है। कोटा के पुलिस प्रमुख केसर सिंह ने गंभीर बात कही कि अगर किसी बच्चे ने उससे बात की होती तो शायद वह बच जाता। यह बात हम सबको ध्यान में रखनी है कि यदि कोई बच्चा गुमसुम नज़र आता है तो उसे ज़रूर संवाद करें। बिहार झारखंड सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जब भी नतीजे आते हैं तो कई बच्चों के आत्महत्या करने की दुखद खबरें भी सामने आती हैं। हर राज्य से ऐसी खबरें आती हैं। कुछ अरसा पहले तेलंगाना में 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। यह कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसी खबरें साल दर साल सामने आ रही हैं। इनका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि ताकि हमें स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लग सके। कम अंकों का दबाव बच्चे इसलिए भी महसूस करते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड टॉप के नंबर का स्तर हर साल बढ़ाकर एक अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रहे हैं। एक बोर्ड में बच्चों के 500 में 500 अंक आ रहे हैं तो दूसरे बोर्ड में 500 में 499 अंक लाने वालों बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य यह है कि कुछ दिनों तक ये खबरें चर्चा में रहती हैं, फिर बात खत्म हो जाती है। इस समस्या का कोई हल निकालता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। परीक्षा परिणामों के बाद हर साल अखबार मुहिम चलाते हैं, बोर्ड और सामाजिक संगठन हेल्पलाइन चलाते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं की आत्महत्या के मामले रुक नहीं रहे हैं। बच्चे संघर्ष करने के बजाय हार मानकर आत्महत्या का रास्ता चुन ले रहे हैं। यह चिंताजनक स्थिति है। माता-पिता और शिक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को समझाते रहें कि परीक्षा परिणाम ही सब कुछ नहीं है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि इम्तिहान में बेहतर न करने वाले छात्र छात्राओं ने जीवन में सफलता के मुकाम हासिल किए हैं। मौजूदा दौर की गलाकाट प्रतिस्पर्धा और माता-पिता की असीमित अपेक्षाओं के कारण बच्चों को भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पहले तनाव और अवसाद सिर्फ वयस्क लोगों में होता था, लेकिन अब इसकी चपेट में बच्चे भी आ गए हैं। यह तनाव सबसे अधिक पढ़ाई को लेकर है। कई बच्चे परिवार, स्कूल और कोचिंग में तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारी व्यवस्था ने उनके जीवन में अब सिर्फ पढ़ाई को ही रख छोड़ा है। रही सही कसर टेक्नोलॉजी ने पूरी कर दी है। मोबाइल और इंटरनेट ने उनका बचपन ही छीन लिया है। दूसरी ओर माता-पिता के पास वक्त नहीं है
अपनी समस्या है। नौकरी और कारोबार की व्यस्तताएं हैं, उसका तनाव है। और जहां माँ नौकरी पेशा जहां माँ नौकरी पेशा है, वहाँ संवादहीनता की स्थिति और गंभीर है। स्कूल उन्हें अच्छा नहीं लगता, इम्तिहान उन्हें भयभीत करता है। नतीजतन वे चिढ़ने लगते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि परीक्षा अथवा प्रेम में असफल होने, नौकरी छूटने या बीमारी जैसे छोटी छोटी वजहों से भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अवसाद नए दौर की महामारी के रूप में उभर रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में अवसाद को बीमारी नहीं माना जाता है। पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के बजाय वे लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। कई बार पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग अवसाद से पीड़ित हैं। सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे अधिक लोग अवसाद से पीड़ित हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पीड़ित लोगों में से केवल आधे लोगों का इलाज हो पाता है। आत्महत्या जैसे कदम की एक वजह सामाजिक व्यवस्था में बदलाव भी है। भारत में परंपरागत परिवार का ताना बाना टूट रहा है। परिवार एकाकी हो गए हैं और नई व्यवस्था में बच्चों को बाबा दादी नाना नानी का सहारा नहीं मिल पाता है। कठिन वक्त में उन्हें इसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में अनेक बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठा ले रहे हैं। शिक्षा और रोजगार का चोली दामन का साथ है। शिक्षा और रोजगार का चोली दामन का साथ है। सही वजह है कि बिहार और झारखंड में माता पिता बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद जागरूक हैं। वे हमेशा यह चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा पाए ताकि उसे रोजगार मिल सके। वे बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देने को तैयार रहते हैं। लेकिन बच्चों की बढ़ती आत्महत्या भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। यह सही है कि मौजूदा दौर में बच्चों का पढ़ाना कोई आसान काम नहीं रहा है। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक शिक्षा की 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शिक्षा के बाजारीकरण के इस दौर में न तो शिक्षक पहले जैसा रहा है और न ही छात्रों से उसका पहले जैसा रिश्ता रहा। पहले शिक्षा के प्रति न केवल विद्यार्थी बल्कि समाज का भी आदर और कृतज्ञता का भाव रहता था। अब तो ऐसे आरोप लगते हैं कि शिक्षक अपना काम ठीक तरह से नहीं करते हैं। इसमें आंशिक सच्चाई भी है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों ने दिल से अपना काम करना छोड़ दिया है। पर यह सही भी सच है कि समाज ने भी शिक्षकों का आदर करना बंद कर दिया है। कुछ समय पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था द्वारा किए गए शिक्षा संबंधी एक वैश्विक सर्वे में बताया गया था कि भारत के बच्चे दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्यूशन पढ़ते हैं। सर्वे के अनुसार भारत में 74% बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। इसमें से अधिकतर गणित विषय में सहायता लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनती है। समाज की इसी उपेक्षा ने हमारी शिक्षा व्यवस्था और उसकी चुनौतियों को विमर्श के केंद्र में नहीं रखा है।
अब दूसरा टॉपिक है तमिलनाडु में उदयनिधि को मंत्री बनाने के मायने। ये लिख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं आर राजगोपालन। स्टालिन की राजनीतिक पार्टी सरकार और परिवार में शक्ति केंद्र की स्थिति को स्पष्ट करने की है। वरिष्ठ मंत्रियों में आपसी मनमुटाव है। अपने पिता से वितरित स्टालिन बड़बोले मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हाल में हुई पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नेताओं की आपसी तनातनी के चलते उन्हें ठीक से नींद नहीं आती और उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तमिलनाडु सरकार में उदयनिधि स्टालिन को शामिल करना इंगित करता है कि न केवल द्रमुक के भीतर बल्कि पार्टी प्रमुख के परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को अपनी बहन कनिमोझी की नाराजगी को दूर करना होगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि 2024 में 38 लोकसभा सीटों की बड़ी जीत को दोहराने के लिए पार्टी को बहुत मेहनत करनी होगी। उससे पहले एक ठोस राजनीतिक संदेश जरूर दिया गया है। इससे द्रमुक के संगठन में ऊर्जा आएगी। सवाल यह है कि अभी क्यों उदयनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? क्या यह 1.5 साल पुरानी सरकार की छवि चमकाने की कोशिश है? पार्टी के भीतर बहुत तनातनी चल रही है। नौकरशाही का पूरा सहयोग भी नहीं मिल रहा है। द्रमुक को अंदेशा है कि अधिकारियों पर अन्ना द्रमुक का गहरा प्रभाव है। राज्य में पदस्थ उत्तर भारतीय अधिकारी भी अड़चन डालते हैं। स्टालिन के लिए राज्यपाल आर.एन. रवि की सक्रियता भी बड़ा सिर दर्द है। सरकार के बरकश राज्यपाल हिंदू समर्थक भाषणों तथा केंद्र सरकार के प्रति झुकाव से एक समानांतर आख्यान बना रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा के अनेक निर्णयों को राज्यपाल स्वीकृति नहीं कर रहे हैं। इन कारकों के चलते स्टालिन को अपने बेटे को शामिल करने के साथ मंत्री परिषद में फेरबदल करना पड़ा है। पहली बार विधायक बने उदयनिधि को युवा एवं खेल विकास तथा विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिए गए हैं। क्या वे अगले साल के बजट की तैयारी में हिस्सा लेंगे या विधानसभा में वरिष्ठ मंत्रियों की ओर से सवालों के जवाब देंगे? युवाओं में नरेंद्र मोदी के लिए आकर्षण है तथा राज्य की मीडिया भाजपा को महत्व दे रही है। इसलिए युवाओं को द्रमुक के पाले में लाने के इरादे से उदयनिधि को सरकार में शामिल किया गया है। साथ ही विधि स्वास्थ्य कोयम्बटूर विस्फोट आदि से जुड़े मामलों ने भी सरकार में फेरबदल की स्थिति पैदा की। स्टालिन की राजनीति पार्टी सरकार और परिवार में शक्ति केंद्र की स्थिति को स्पष्ट करने की है। वरिष्ठ मंत्रियों में आपसी मनमुटाव है। अपने पिता से विपरीत स्टालिन बड़बोले मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हाल में हुई पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि नेताओं की आपसी तनातनी के चलते उन्हें ठीक से नींद नहीं आती और उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तमिलनाडु सरकार की भी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। महिलाओं को
वित्तीय सहायता देने तथा पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के अपने वादों को स्टालिन पूरा नहीं कर पाए हैं। परिवार में शबरीशन के रूप में रॉबर्ट वाड्रा की तरह एक दामाद श्री भी हैं, जिन्हें अफसरशाही पार्टी कार्यकर्ताओं और करुणानिधि परिवार द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है। व्यंग में एक टिप्पणीकार ने कहा कि दामाद श्री के जरिए स्टालिन ने एकल खिड़की प्रणाली भी प्रभावित व्यवस्था कर दी है। यूट्यूब के कुछ तमिल चैनल यह भी संकेत करते हैं कि परिवार में कनिमोझी को किनारे किया जा रहा है। वे करुणानिधि की दूसरी पत्नी की संतान हैं। उनके जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष रूप से फ़ोन कर बधाई दी है। उदयनिधि को मंत्री बनाए जाने को TR बालू, जगत रक्षकन ए राजा पलानीमनिक्कम जैसे असंतुष्ट पुराने नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। कई सारे पार्टी सांसद स्टालिन के बजाय उदयनिधि के प्रति समर्पित माने जाते हैं। इस तरह से 2019 में उम्मीदवार तय किए गए थे। विधानसभा चुनाव में भी उदयनिधि की पसंद के अनुसार टिकट बांटे गए। केंद्र सरकार के प्रति स्टालिन का रवैया खासकर गुजरात चुनाव के बाद भी खासा दिलचस्प है। वे नरेंद्र मोदी को क्षुब्ध करना नहीं चाहते हैं। द्रमुक के सहयोगी दल भी उसके लिए चिंताएं खड़ी कर रहे हैं। स्टालिन संतुलित राजनीति साधना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी 2 बार मुलाकात कुछ अजीब सी बात है। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद से भाजपा पर द्रमुक के आक्रामक हमले बंद हो गए हैं और चुप्पी सी पहले द्रमुक के नेता कहा करते थे कि तमिलनाडु में भाजपा ऑक्टोपस की तरह अपने पैर पसारती जा रही है। ऐसे 2 बड़े कारक हैं जिन्होंने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक गठबंधन के लिए परेशानी पैदा कर दी। इसमें एक यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 आरोपियों को रिहा कर दिया और इसके बाद कांग्रेस इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची तथा उसने केंद्र सरकार से इस निर्णय का प्रतिकार करने को कहा। दूसरे मसला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंध है। इसको लेकर कांग्रेस में विरोधाभासी विचार हैं, जबकि द्रमुक इसके पूरी तरह खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आरक्षण व्यवस्था पर मुहर लगा दी है। बहरहाल उदयनिधि को मंत्रिमंडल में शामिल करने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। पिता की सरकार में पुत्र को सम्मिलित करने से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रचार करने का राजनीतिक चारा मिल गया है कि क्षेत्रीय दलों में घोर परिवारवाद जारी है। अब तीसरा टॉपिक है फांसी के फंदे भी नहीं तोड़ पाए थे उनके हौसले। ये लिख रहे हैं कौन? कृष्ण प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
मदान्ध गौरी सत्ता ने 1927 में 19 दिसंबर को चंद्रशेखर आज़ाद के प्रधान सेनापतित्व वाली हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 3 क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद और इलाहाबाद की जेलों में शहीद कर दिया था। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन जुटाने के अभियान में 9 अगस्त 1925 को यात्री गाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना लखनऊ में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास अपने कब्जे में ले लिया था। उस कार्रवाई पर मुकदमे के लंबे नाटक के बाद उसने इन 3 सहित राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को भी मौत की सजा दी थी। कई अन्य क्रांतिकारियों को लंबी कैद की सजा दी गई थी, लेकिन फांसी के फंदे भी इन क्रांतिकारियों का हौसला नहीं तोड़ पाए। इनमें रोशन सिंह उम्र में सबसे बड़े थे। उन्होंने काकोरी एक्शन में भाग ही नहीं लिया था। गौरी पुलिस फिर भी उन्हें सजा दिलाने पर तुली हुई थी। क्रांतिकारियों को लगता था कि वह उन्हें मौत क्या कोई भी बड़ी सजा नहीं दिला पाएगी, लेकिन इस पर जेल में वे सब नाटक के खेल करते थे और जज बना क्रांतिकारी रोशन को मामूली सजा सुनाता तो वे विफर कर हंगामा करने लगते। 6 अप्रैल 1927 को जज ने उन्हें सचमुच सजा सुनानी शुरू की तो उन्हें लगा कि वास्तव में उन्हें बहुत कम सजा सुनाई गई है। उन्होंने ऊंची आवाज़ में जज से कहा, मुझे बिस्मिल से कम सजा न सुनाई जाए। जब उनके साथियों ने बताया कि उन्हें बिस्मिल जितनी ही सज़ा सुनाई गई है, तो वे आह्लादित होकर बिस्मिल के गले लगकर बोले, तुम मुझे छोड़कर फांसी चढ़ना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ भी नहीं छोड़ने वाला। गौरी सत्ता ने दोनों को अलग अलग जेलों में फांसी पर लटकाकर उनका यह अरमान पूरा नहीं होने दिया। बिस्मिल को चुपचाप फांसी पर चढ़ जाना अभिष्ट नहीं था। वे चाहते थे कि जैसे भी मुमकिन हो जेल से बाहर निकलें। आखिरी दिनों में उन पर पहरा इतना कड़ा कर दिया गया था कि बिस्मिल के लिए अपने साथियों को कोई साधारण संदेश भेजना भी संभव नहीं होता था। तब उन्होंने शायरी में ऐसा संदेश भेजा जिसे अधिकारियों ने प्रेम की निर्मल अभिव्यक्ति समझकर बाहर चले जाने दिया। वह संदेश था, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, उस घड़ी गर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या। मतलब यह था कि उन्हें निकालने वाले के लिए जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा, पर साथियों द्वारा कुछ नहीं किया जा सका। स्वाभाविक ही बिस्मिल इससे निराश हुए। फिर भी शहादत से ऐन पहले उन्होंने इस उद्देश्य से व्यायाम किया था कि उनका मानना था कि उनका शरीर भारत माता के चरणों में अर्पित होने जा रहा फूल है और अर्पित होते वक्त उसे कहीं से भी उदास या मुरझाया हुआ नहीं
बल्कि पूरी तरह स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। उन्हें राम कहकर पुकारने और उनसे अपनी मित्रता पर गर्व करने वाले अशफाक उल्लाह खान ने फैजाबाद की जेल में अपनी शहादत से पहले ईश्वर से प्रार्थना की थी, ए मेरे पाक खुदा, मेरे गुनाह माफ़ी अता फरमा और हिंदुस्तान की सरजमी पर आज़ादी का सूरज जल्द तुलूअ फरमा। यह प्रार्थना उन्होंने कुरान की अपनी प्रति पर दर्ज की थी। इनमें चौथे साथी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में इनसे 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई थी, क्योंकि गोरों को आशंका थी कि 19 दिसंबर की तय तारीख से पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारी जेल पर धावा बोल सकते हैं। कहते हैं कि खुफिया सूत्रों ने रिपोर्ट दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कुछ सैनिकों के साथ इसकी पक्की योजना बना रही है। बिस्मिल की तरह लाहिड़ी ने भी फांसी के दिन तक व्यायाम का सिलसिला टूटने नहीं दिया था। उस सुबह एक अधिकारी ने उन्हें व्यायाम करते देख कर हैरत से पूछा कि अब जब कुछ ही घंटे में उनका माटी का चोला माटी में मिल जाना है तो उनके यूं पसीना बहाने का फ़ायदा क्या। इस पर लाहिड़ी ने तमक कर जवाब दिया था, मैं व्यायाम इसलिए कर रहा हूं कि अगले जन्म में मुझे और बलशाली शरीर मिले और भारत माता को स्वाधीन कराने का जो काम इस जीवन में पूरा नहीं कर पाया उसे पूरा कर सकूं। फिर फांसी का फंदा चूमते हुए उन्होंने कहा था कि वे मरने नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत में फिर से जन्म लेने जा रहे हैं। ये है 95वें शहादत दिवस पर विशेष था। अब आता है अगला टॉपिक है सही जानकारी उपलब्ध कराना गूगल का दायित्व। गूगल द्वारा हांगकांग राष्ट्रगान के खोज परिणाम में अलगाव समर्थक गान को सही चीनी राष्ट्रगान से बदलने की मांग खारिज करना। इस तकनीक दिग्गज द्वारा चीन के प्रति उद्दंडता एक राजनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करने की उसकी इच्छा और एक संप्रभु राष्ट्र के वैध अधिकार क्षेत्र की अवहेलना का प्रदर्शन है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र HKSAR सरकार लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से निराश है, जहां हांगकांग के खिलाड़ियों से जुड़े कुछ खेल आयोजनों में गलत चीनी राष्ट्रगान बजाया गया था या गान का गलत शीर्षक प्रदर्शित किया गया था। इस संबंध में जब गूगल से संपर्क किया गया और उसे शीर्ष खोज परिणामों में सही गान प्रदर्शित करने के लिए कहा गया तो कंपनी ने यह कहकर ऐसा करने से इनकार कर दिया कि खोज परिणाम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एल्गोरिथ्म द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इसके बाद हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली का च्यू ने जोर देकर कहा, शीर्ष खोजों से गलत राष्ट्रगान को हटाना गूगल का नैतिक दायित्व है और वे इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रगान एक देश का, लोगों का और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। ली ने वादा किया है कि वह राष्ट्रगान को बदलने के लिए गूगल पर दबाव डालना जारी रखेंगे।
एक कंपनी के रूप में आज की दुनिया पर गूगल का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में उसे कुछ यांत्रिक कारणों का बहाना बना अपनी सेवा को मूलभूत सिद्धांतों और सामान्य समझ से भटकाना नहीं चाहिए। यह स्वीकार करना है कि हांगकांग का राष्ट्रगान स्वयंसेवकों की यात्रा है। इस बात को मानना है कि हांगकांग पर चीन की वैध संप्रभुता है, जो निसंदेह आम सहमति और सिद्धांत के अनुरूप है और आमतौर पर इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सहमत हैं। ऐसे में उपयोगकर्ता को सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना गूगल का दायित्व है। अब छोटा छोटा 2 आर्टिकल है। भारत की बढ़ती साख, ये है युगल किशोर राही छपरा से। वैश्विक स्तर पर भारत की लोकप्रियता देखते हुए ही इस वर्ष की G20 की अध्यक्षता उसे मिली है। अध्यक्षता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम पर G20 कार्य करेगा। किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति कराने के साथ पृथ्वी युद्ध रहित हो जाए, ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी। यह भी सच है कि बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर में भारत का महत्व बढ़ा है। आने वाले वर्षों में भी यह निरंतर जारी रहेगा। अब है अगला टॉपिक, असफलता से बढ़ता तनाव। आज ये लिख रहे हैं सौरभ शाहनी वैशाली से। आज जितने लोग तनावग्रस्त हैं वैसा पहले कभी नहीं रहा। बढ़ती आकांक्षाएं लोगों को तनावग्रस्त कर रही है। आमतौर पर हम अपनी क्षमताएं पहचाने बिना दूसरों जैसे बनने की उम्मीदें पाल लेते हैं। उम्मीदें पालना और उस पर खरा उतरने का प्रयास करना गलत नहीं है, पर हमें अपनी क्षमता पहचाननी भी आनी चाहिए। असफल होने पर निराश व तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनों के बीच रहकर उनसे मन की बातें साझा करना और आगे की राह तलाशनी चाहिए।